नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसा कि पिछला लेक्चर में आपने देखा था कि साइंस का आपका छठा चैप्टर हुआ था। आज जो है साइंस का ही अगला चैप्टर हम आपका सातवां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला चैप्टर था आपका नियंत्रण एवं समन्वय, जो साइंस का था। आज सातवां है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अभी आप लोगों को लगातार लेक्चर दिए जा रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर्स आपके लगातार आ रहे हैं। रोज़ आपको जो है 10 बजे 9-10 बजे तक जो है आपको लेक्चर्स मिल जा रहा है। लगातार ये टाइमिंग है आपको लेक्चर मिलने का। तो आप लगातार इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अब आपके लिए जो है टाइम बहुत कम है। तो अब आपको इस तरह के छोटे छोटे नोट्स के द्वारा आपको सारे के सारे शॉर्ट नोट्स, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट नोट्स, जो एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास लॉन्ग नोट है तो वो काम नहीं देगा आपको। इतना बड़ा, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर जाकर के एंड कर गया है चैप्टर। इतना बड़ा जो है शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में रहेगा, और जितना आपके दिमाग में रहेगा उतना ही आप वहाँ लिख पाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसको बना पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स के द्वारा ही आपका रिवीजन संभव है। अभी के टाइम में बड़े बड़े नोट्स में आप रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह के नोट्स को प्रीफर करिए, आप इसको लिखिए या खुद से बनाइएगा तो मेहनत पड़ जाएगा। हम यहाँ पर मेहनत करके आपको जो है किताब को छोटा करके यहाँ पर शॉर्ट्स करके लिखते हैं, फिर आपको लेक्चर देते हैं, तब जा करके एक चैप्टर आपका 40 मिनट 30 मिनट के अंदर में हो पाता है। वहाँ से आप लेक्चर देखिए, लेक्चर को समझिए और समझ करके उसको उतार करके बार बार रिवाइज करिए, बस हो गया। और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इधर ज़्यादा फैलिएगा, मतलब कि ज़्यादा लेक्चर्स, ज़्यादा PDF, ज़्यादा नोट्स इकट्ठा करिएगा तो उसमें आपका रिवीजन नहीं होगा और एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो इसके कारण यही है कि आप इसको लिखिए और इसको लिख करके बार बार रिवाइज करिए। और आपको लगातार वीडियोज़ जो हैं दिए जा रहे हैं, लगातार आपको वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आपका सिलेबस भी जो है क्रैश कोर्स का जो है वो भी जनवरी में लगभग में ख़त्म हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कम्प्लीटली फॉलो करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार वीडियोज़ आने वाले हैं, आते रहेंगे। आते थे 15 नवंबर से लगातार आपके पास आ रहे हैं, जब से निःशुल्क क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है आप सबों के लिए। तो चलिए हम आगे जो है इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। ये आपका अगला चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं। पीछे नियंत्रण वाला पढ़े थे कि कंट्रोल आपस में कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं अपने आप को, पेड़ हो या पौधा हो या जीव जंतु हो। आज पढ़ते हैं कि जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को भी हमने क्या किया है, मात्र 6 टॉपिक में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। और 6 ही टॉपिक है ही। आप अगर NCERT को खोलेंगे तो आपको पता लगेगा, कि आप अपने किताब को खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि 6 टॉपिक ही हैं इसके अंदर में। तो पहला टॉपिक है कि जनन की परिभाषा क्या है। तो जनन की परिभाषा, इसके बाद जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं, तो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, और मानव में जनन प्रक्रिया कैसे होती है, और जनन स्वास्थ्य, मानव में कैसे जनन स्वास्थ्य को रखा जाए, गर्भ निरोधन किया जाए। इतने में आपका टॉपिक खत्म है। तो पहला टॉपिक है कि जनन की परिभाषा, जनन आखिर है क्या। तो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाती है। जनन का मतलब वह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपने ही तरह का एक दूसरे संतान का उत्पन्न करते हैं, दूसरे संतान को उत्पन्न करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, अपने ही तरह का दूसरा संतान उत्पन्न करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि वो जो संतान उत्पन्न होता है उसके 2 हाथ के बदले 4 हाथ हो जाते हैं। अपने ही तरह का होता है, मतलब 2 हाथ हैं, 2 आँख है, 2 पैर है, इस तरह से ही उत्पन्न होते हैं। तो अपने ही तरह का एक संतान उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाती है। यह किसी प्रजाति की निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। किसी भी प्रजाति का निरंतरता और अस्तित्व, मतलब कि अगर इंसान का संतान होना बंद हो जाए, या जानवर, जैसे कोई भी जानवर है, आप डॉग को ही, कुत्ता को ही ले लीजिए, तो सब क्या करते हैं, अपने ही तरह का संतान उत्पन्न करते हैं। अगर वो उत्पन्न करना बंद कर दे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन कुत्ते नहीं बचेंगे, या इंसान ही बंद हो जाए तो इंसान नहीं बचेंगे एक दिन। तो वो निरंतरता और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो आपसे पूछे कि जनन की क्या परिभाषा है, तो आप इसको दे सकते हैं। शॉर्ट्स में पूछे, लॉन्ग में पूछे तो बढ़ा के दीजिएगा। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अगला है DNA की प्रतिकृति का महत्व। DNA प्रतिकृति मतलब DNA के कारण ही संतान जो है एक ही तरह का निकलता है। मतलब कि 2 हाथ ही होते हैं। अगर आप माँ बाप में 2 हाथ हैं तो उसके भी 2 हाथ होंगे। ये DNA के अंदर में होता है, 4 हाथ कभी नहीं होगा। तो उसी को कहते हैं DNA प्रतिकृति। यह इसका फुल फॉर्म होता है DNA का, डीऑक्सी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं।
तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। प्रतिकृति का महत्व क्या है कि जनन की डीएनए प्रतिकृति का महत्व समझिए। यहाँ जनन की मूल घटना डीएनए की कॉपी बनाना है। जनन की मूल घटना क्या है कि डीएनए की कॉपी बनाना है, यानी संतान जो बनेगा वो फोटो कॉपी होगा एक तरह का, मतलब टोटल कंप्लीट नहीं होगा। इस मायने में होगा कि अगर इसके 2 हाथ हैं माता पिता के तो संतान के भी 2 हाथ होंगे, इस बात की जानकारी वही डीएनए में रखी रहती है। तो यानी डीएनए में इस बात की जानकारी होती है, इसी के कारण वो कॉपी बनाता है और इससे अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और इससे अनुवांशिक गुण मतलब कि माता पिता के जो भी गुण हैं वो संतान में जाते हैं। अनुवांशिक गुण उसी को कहते हैं। अगर माता पिता के जो भी गुण हैं वो संतान में क्या होते हैं, उसी के कारण जाते हैं, उसी को अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो वो गुण कहाँ रहता है, माता पिता के उसी डीएनए में रहता है। वही डीएनए क्या हो गया, बच्चे को मिला, तो उस डीएनए के कारण वो वाला गुण जो है बच्चे में भी आ गया। तो उसी को कहते हैं अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा है विभिन्नता। अब डीएनए में एकदम टोटल प्रतिकृति का मतलब होता है फोटो कॉपी, मतलब समझिए ना फोटो स्टेट, तो एकदम कंप्लीट फोटो स्टेट नहीं बनाएगा। जैसे कि पहचानना मुश्किल हो जाए कि बाप है या बेटा है, मतलब पिताजी और पुत्र में इस बात का अंतर करना मुश्किल हो जाए कि कौन पिता है कौन पुत्र है, मतलब एकदम फोटो स्टेट नहीं बनेगा। ओवरऑल मतलब कि हल्का हल्का मैचिंग होगी लेकिन ओवरऑल नहीं होगा, विभिन्नता होगी उसमें। अगला टॉपिक है विभिन्नता। डीएनए प्रतिकृति में मामूली बदलाव के कारण विभिन्नता आती है। डीएनए जो प्रतिकृति करता है, बनाता है संतान को, तो वो पूरे तरह से एक तरह से नहीं है कि एकदम कंप्लीट वैसा ही बना देगा। वो क्या करता है, थोड़ी सी विभिन्नता करती है, थोड़ा सा जैसे देखता है ना पिताजी और पुत्र में या माताजी पुत्र में बेटी में जो होता है वो थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके कारण दोनों का चेहरा अलग अलग होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलते भी रहता है। आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये फलाना का लड़का है या क्या है, नहीं है, आपको पकड़ में आ जाएगा। तो मिलता भी है लेकिन कंप्लीट नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी विभिन्नता, मामूली बदलाव के कारण विभिन्नता आती है, जो जीवों में बदलते पर्यावरण को जीवित रहने में मदद करती है। और अगर बदलाव नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण भी लगातार बदल रहा है, उसके हिसाब से वो बदलाव हो रहा है। तो वो जो बदलाव हो रहा है डीएनए में थोड़ा बहुत, वो जीवों के बदलते पर्यावरण के अनुसार जो है बदलाव हो रहा है, हमारे शरीर में जो बदलाव हो रहा है इसी को कहते हैं, इसी बदलाव को कहते हैं इवोल्यूशन। हम लोग पहले बंदर थे। इंसान जो है सबसे पहले क्या था, बंदर था। बंदर से ही इवोल्यूट करके मतलब विकास कर करके क्या बना है, इंसान बना है। तो अगर बदलाव नहीं होता, डीएनए का मूल वैसे ही प्रतिकृति बनाता, तो आज बंदर का बंदर ही निकलते, हम सब बंदर ही होते। लेकिन मामूली बदलाव होते 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 आज हम इस रूप में आ गए हैं कि इंसान के रूप में आ गए हैं। जो बंदर है, जो मतलब कि पीछे रह गया हो, देखिए अभी भी बंदर की तरह ही दिखता है, लेकिन हम इंसान जो है आगे निकल गए। हमारे डीएनए में हल्का हल्का बदलाव होते होते, मामूली बदलाव होते होते, एक बाइक हम इस तरह से नहीं आए हैं, हजारों लाखों वर्षों के बाद हम इस तरह से बन करके आए हैं। तो डीएनए में बदलाव होते होते आज बंदर से हम क्या हो गए, सीधे होते होते हमारा कमर सीधा होने लगा, सीधा खड़ा होते 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 आज हम इंसान की तरह रूप धारण कर लिए हैं हम लोग। तो ये डीएनए बदलाव की विभिन्नता के कारण ही हुआ है। ये क्यों होता है, तो बदलते पर्यावरण के कारण जो होता है, क्या होता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन। जीवित रहने के लिए, जीवित रहने में मदद करती है इवोल्यूशन, मतलब विकास करना। तो वो क्या करता है, अगर हम बदलाव नहीं करते तो बंदर ही रहते। अभी हम इंसान हुए बदलाव के कारण हुए, लेकिन एक्वाइक नहीं हुए। और आगे भी बदलाव होगा, आगे भी इंसान अलग शेप पकड़ेगा, अलग आकार पकड़ेगा, लेकिन वो अभी जल्दी आपको नहीं दिखाई देगा। जल्दी इंसान में हल्का हल्का चेंजिंग होते होते आप जब आगे फिर देखिएगा 1000 वर्ष बाद और अभी के इंसान को देखिएगा तो अंतर दिखाई देगा आपको। तो यही वाली बात है, इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। और जीवित रहने के लिए इवोल्यूशन यानी विकास जरूरी है। अब देखिए जनन के प्रकार, जीव जनन करते हैं तो कितने प्रकार से जनन करते हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार से जनन होता है। जीव जनन 2 मुख्य विधियों से करते हैं। कोई भी जीव हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो मुख्यतः 2 तरीके से करते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु सब। एक है अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन है, मतलब इसमें लिंग की 2 लिंग की आवश्यकता नहीं है, अलैंगिक है। इसमें केवल एक ही जनक जो जनन करते हैं, वो एक ही पेरेंट्स में कोई एक ही क्या करेगा, भाग लेगा और उसमें भाग लेता है। और संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। इसमें क्या होता है, जनक के समान होती है, कोई एक ही जनक भाग लेता है और अनुवांशिक रूप से जो संतान पैदा होता है वो क्या होता है, जनक के समान ही होता है। जैसे आप देखिए गुलाब का पेड़, वो अलैंगिक जनन में आता है, उसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, उसी के पेड़ के डंटा को आप देखे होंगे, अगर गुलाब का पेड़ लगाए होंगे तो उसी के डंटा को काट के क्या कर देते हैं, दूसरे मिट्टी में दबा देते हैं उसको, उससे नया पेड़ निकल करके आ जाता है। उसमें किसी दूसरे लिंग की जरूरत पड़ी, अकेला वो जो पेड़ था
गुलाब का, वो क्या हो गया, उसका आपने डंटा काटा और उसके शाखा को काट करके आपने मिट्टी में लगा दिया और नया पेड़ निकल गया। तो उसमें एक ही लिंग का भाग, एक ही जनक भाग लिया, कोई दूसरा का तो जरूरत वाला नहीं, एक ही जनक ने क्या कर दिया, दूसरा पौधा तैयार कर दिया। और वो क्या होते हैं, अनुवांशिक रूप से बिल्कुल सेम होते हैं। वो जो पौधा निकलेगा आपका, जो उसका जो फूल उल होगा, फूल जो देखिएगा, इस गुलाब का फूल और उस गुलाब के फूल में कोई अंतर नहीं होगा, वो अनुवांशिक रूप से बिल्कुल वैसा ही होता है। तो उसी को कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें एक जनक भाग लेते हैं। बस ये याद रखिएगा आप, एक ही जनक भाग लेते हैं। और संतान जो होता है वो अनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है, हल्का सा भी डिफरेंस उसमें नहीं दिखाई देता है। अगर लाल गुलाब है तो लाल ही गुलाब होगा, थोड़ा भी रंग में अंतर नहीं आने वाला है। अगला है लैंगिक जनन, इसमें दोनों जनक भाग लेते हैं, यानी माता और पिता दोनों भाग लेते हैं इसमें, इसको लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। जैसे अलैंगिक में तो कोई एक ही से हो गया था, लेकिन इसमें दोनों की जरूरत पड़ती है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन होता है, जिससे संतति में विभिन्नता आती है। और क्या होता है इसमें, युग्मक, यानी आप पढ़े होंगे कि नर और मादा अलग अलग युग्मक, मतलब जैसे कि अंडाणु है और शुक्राणु है, दोनों क्या करते हैं, दोनों जाकर के संलयन करता है, जाइगोट बनाता है उस तरह से। तो संलयन करके क्या करता है, नए युग्मक, इसमें से युग्मकों का संलयन होता है और संतति में विभिन्नता आती है, यानी जो संतान होगा उसमें थोड़ी सी विभिन्नता आएगी। अगर लैंगिक जनन होगा तो संतान में क्या होगा, थोड़ी सी विभिन्नता होगी। हम लोग लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले इंसान जो भी हैं वो लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले हैं, तो उनमें थोड़ी सी विभिन्नता देखने को मिलती है। अभी हम आपको कितना एग्जाम्पल दिए बंदर वाला, विभिन्नता के कारण ही बंदर से आज इंसान बन पाए हैं हम। तो थोड़ा सा चेंजिंग होते रहता है, एक बार चेंजिंग नहीं, बदल समानता होगा लेकिन हल्का सा विभिन्नता भी होगा। लेकिन अलैंगिक जनन वाले में कंप्लीट क्या होगा, सेम टू सेम फोटोकॉपी होगा, उसमें विभिन्नता नहीं होगा। अगर विभिन्नता हो जाएगा, विभिन्नता होगा तो कोई दूसरा रूप पकड़ लेगा। इसीलिए अलैंगिक जनन वाले में कोई विभिन्नता नहीं होती है, अनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है। और इसमें क्या होता है, युग्मक संलयन होता है, जिसमें संतति विभिन्नता आती है। संतति में क्या होता है, विभिन्नता आती है। संतान में क्या होता है, थोड़ा सा विभिन्नता आता है, सेम नहीं होता है माता पिता की तरह। अगर लड़का है तो एकदम सेम फोटोस्टेट अपने पिता की तरह नहीं होगा। अगला है अलैंगिक जनन के प्रमुख विधियां। अब दो जनन पढ़ लिए, लैंगिक और अलैंगिक। तो अब अलैंगिक जनन की कुछ कुछ विधियां हैं। एक ही तरह से अलैंगिक जनन नहीं होता है, बहुत अलग अलग तरीके से। एक तो हमने आपको गुलाब का दिया, गुलाब का एग्जाम्पल की शाखा काट के लगा दीजिएगा, वो भी एक अलैंगिक जनन का तरीका है। लेकिन वैसे तो उस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है, उसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन। देखिए, ये जीव के कटे हुए किसी भी भाग से नया जीव विकसित होना, ये गुलाब का है। ये गुलाब का क्या है, आपको अलैंगिक जनन का ये टाइप है। लेकिन बहुत सारे अलैंगिक जनन के टाइप हैं, प्रकार हैं। तो प्रमुख विधियां में पहला है विखंडन। विखंडन का पहला टॉपिक है द्विखंडन। द्विखंडन मतलब, विखंडन मतलब टूटना, और द्विखंडन का मतलब दो भाग में टूट जाना। अगर कोई चीज दो भाग में टूट करके अलग हो गया तो उसको क्या कहेंगे, हम विखंडन कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। तो इसी को लिखा हुआ है कि एक कोशिका दो बराबर भागों में बंटती है, उदाहरण के लिए अमीबा और लेशमानिया। बस इसका उदाहरण आपको याद रखना है कि द्विखंडन में कौन कौन से जीव आते हैं। तो आपको अमीबा और लेशमानिया के बारे में आपको याद रखना है कि ये द्विखंडन करते हैं। यानी अमीबा को जब भी देखिएगा कि अमीबा है, अगर उसको संतान उत्पन्न करना है, अपने तरह का आगे आगे बढ़ाना है, उसको संतान उत्पन्न करना है, तो क्या करेगा, वो अमीबा खुद में ही टूट करके दो भाग में अलग हो जाएगा। आप फोटोज में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो बुक उल्टाइए, उसमें देखिए कि अमीबा खुद ही बाद में क्या हो गया है, टूट करके दो अलग भागों में बट गया है और दोनों अलग अलग अमीबा तैयार हो गए हैं। तो ये द्विखंडन का उदाहरण होता है। विखंडन में द्विखंडन का होता है। और विखंडन में ही एक बहुखंडन होता है कि बहुत सारे, द्वि नहीं, बहुत सारे टाइप में, प्रकार में टूट जाना, बहुत सारे अलग अलग भागों में टूट जाना। जैसे बहुखंडन, एक साथ कई कोशिकाएं बनती है, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। यानी मानिए एक ही नहीं बनेगा, बहुत सारे कोशिकाएं बनेंगी। इसमें क्या था, अमीबा में दो ही बनेगा, इसमें बहुत सारे बनेंगे। इसका उदाहरण याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम बहुखंडन का उदाहरण है, बहुत सारे पार्टों में टूट जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो बहुत सारे कोशिकाओं में टूट जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये बहुखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है खंडन। सरल बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक नया टुकड़ा नया जीव बनाता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा, नया के लिए स्पाइरोगाइरा इसको कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा जो होता है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुत सारे उसमें कोशिका होता है। जैसे हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, एक कोशिका से तो हम बने नहीं, अनंत कोशिकाओं से बने हैं। उसी तरह से
ये भी जो है बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है और टूट जाता है, और प्रत्येक नया टुकड़ा जो होता है टुकड़ा नया जीव बनाता है। नया जीव मतलब सबके पास अपना अपना प्राण होता है, सब अलग अलग जीव के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। उसके उदाहरण है स्पाइरोगायरा आपको। अगला है पुनर्उद्भवन। जीव के कटे हुए किसी भी भाग से नया जीव विकसित होना क्या कहलाता है? पुनर्उद्भवन कहलाता है। पुनर्उद्भवन मतलब फिर से उद्भवित हो जाना। मतलब अगर हम काट दिए किसी भी चीज़ को, उसमें से एक नया पौधा फिर से निकल जाएगा। गुलाब के डंटा को अगर आपने काट दिया और मिट्टी में अगर वो है, तो उसमें से फिर से एक नया गुलाब का पेड़ निकल जाएगा, यानी पुनर्उद्भवित हो जाएगा, फिर से उद्भव हो जाएगा उसका। तो उसी के टाइप पे नाम दिया गया है पुनर्उद्भवन, यानी जीव के कटे हुए किसी भी भाग से नया जीव विकसित होना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं, आप याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम टफ है याद रखने में आपको, लेकिन आप याद रखिएगा, दिमाग को शांत करके कोई न्यूमेरिक्स बना करके कुछ सेट करके इसको आप याद कर सकते हैं कि पौ से पुनर्उद्भवन, अब पौ से प्लेनेरिया, इस तरह से कुछ भी आपका दिमाग है आप लगा सकते हैं। हमारा बताया आपको याद नहीं रहेगा, आप जब खुद से उसको पढ़ने टाइम में बनाएंगे तो याद रहेगा आपको। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा इसके उदाहरण हैं। अगला है मुकुलन। शरीर पर एक नया नन्हा उभार, जिसको मुकुल कहते हैं, बनता है, जो अलग होकर के नया जीव बनता है। जैसे हाइड्रा और यीस्ट क्या होता है ना, मान लीजिए कोई जीव है, ये वाला कोई जीव है आपको, तो इस जीव के ही बाहर में क्या हो जाता है, शरीर में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, इस तरह का एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है। अब बाद में क्या हो जाता है कि यही उभार जो है, अब फोटो में देखिएगा, यही उभार बड़ा हो जाता है, अब बड़ा होकर टूट के अलग हो जाता है, दो अलग अलग नया जीव बन के तैयार हो जाते हैं। ये अलग जीव नया बन के तैयार हो गया, एक अलग जीव तैयार हो गया। तो इस तरह से दो नया जीव बन करके, दो अलग नया जीव बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसमें है एग्जाम्पल में हाइड्रा और यीस्ट, यानी पहले एक छोटा सा उभार निकलेगा, छोटा सा एक ट्यूब की तरह निकलेगा, और क्या होगा बाद में वो बड़ा होकर के अलग जीव बन करके तैयार हो जाएगा, उसी को कहते हैं मुकुलन। इसमें हाइड्रा है, हाइड्रा का फिगर आपके किताब में दिया गया है, देखिएगा, उसमें एक जीव है जो बाद में उसमें से एक उभार निकलता है और बड़ा होकर दूसरा जीव निकल जाता है, उसको मुकुलन कहते हैं। अगला है अलैंगिक जनन के प्रकार में 6 प्रकार है टोटल। आप 5वां प्रकार है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब उसी बीज में से, उसी फल में से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पौधे के जड़ तथा तना या पत्तियों से नया पौधे का उगना। पौधे के जड़, तना तथा पत्ती से एक नया पौधा निकल जाता है, तो उसी को कहते हैं हम कायिक प्रवर्धन, यानी उसी में से प्रवर्धन हो गया, निकल गया वो। जैसे आलू अगर घर में रखा रहता है तो देखते हैं कि जब उसका समय आता है तो उसमें से एक नया पौधा निकल करके तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक नया पौधा आपको उसमें निकल करके तैयार हो जाता है, उसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। वो बहुत सारे आलू आपका पास एक एग्जाम्पल है, जैसे प्याज भी आपके पास एग्जाम्पल, जब समय होता है तो उसमें से भी पेड़ निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन का आपके पास एग्जाम्पल है। पौधे के जड़ से भी निकल सकता है, तना या पत्तियों से नया पौधे का उगना, ये तीनों जड़ से, तना से या पत्ती से, कहीं से भी, पत्ती से भी निकलता है, तो वहाँ से नया पौधे का उगना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे गन्ना में देखिए समय आने पर वो निकल जाता है, अति क्या कहते हैं, आलू में समय आने पर निकल जाता है, गन्ना में भी समय आने पर निकल जाता है। बायोफिल्म की पत्तियां एक मोटी पत्तियां होती है, उस पत्तियां में देखिएगा आप, इस तरह की पत्तियां होती है, और यहाँ पर एक नया तरह का पत्तियां जैसे मुकुलन में होता है ना, उस तरह से निकल जाता है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बाद में ये पत्ता बड़ा हो जाएगा, ये सूख जाएगा, नया पौधा बन जाएगा, ये वाला टूटेगा नहीं। इस तरह से इसमें दो टूट के अलग अलग हो जाता है, उसको मुकुलन कहते हैं। ये अलग नहीं होगा, ये सूख जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो बायोफिल्म की पत्तियां याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। बीजाणु समासंग, बीजाणु धानी से निकले बीजाणु एक नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपस। बीजाणु समासंग का मतलब होता है कि बीजाणु थैली होती है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, वो फटते हैं, और बीज फट करके अब बहुत सारे अलग अलग मिट्टी में जाके फैल जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, नए जीव का जन्म होता है। बहुत सारे ऐसे बीज देखे होइएगा कि समय आने के बाद जब वो पक जाता है तो फट जाता है बहुत ज़ोर से, और जगह जगह जा करके उसके बीज फैल जाते हैं, उसी का उदाहरण है ये बीजाणु समासंग। बीजाणुधानी से निकले बीजाणु, यानी बीजाणुधानी जैसे झोला में रहता है उसको बीजाणुधानी कहते हैं, वो फटता है तो उससे निकले नए बीज को क्या कहते हैं हम, नए जीव जो निकलता है उसको, नए जीव जन्म होते हैं, उसके बीजाणु समासंग कहते हैं। यानी वो बीजाणुधानी, यानी झोला फटेगा, उसमें से बहुत सारे बीज एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाएंगे, और जहाँ जहाँ बीज मिट्टी में जाके गिरेंगे वहाँ पर नया पौधा निकलेगा, उसी को कहते हैं बीजाणु समासंग। और इसका उदाहरण है आपके पास राइजोपस, एक उदाहरण है आपके पास राइजोपस, इसको याद रखिएगा। आगे है चौथा, पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। ये तो पौधे में अलैंगिक जनन को आप पढ़े, पौधे में नहीं, सब में।
हाइड्रा, येस्ट, बैक्टीरिया, अमीबा, इस सब के बारे में पढ़े कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और किसमें किस किस प्रकार के होते हैं। अब पौधे में लैंगिक जनन भी होता है। पौधे में माता पिता यानी नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है पौधे में भी जनन करने के लिए। तो पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है उसको समझिए। तो पुष्प जो है, फूल पौधे का जनन अंग है, फूल में होता है ये जनन। नर और मादा जो है फूल में जो है दोनों के दोनों होते हैं और वहीं से जनन होता है। तो अब अभी आपको लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे कि पुष्प जो है पौधे का जनन अंग है। फूल में ही क्या होता है, जनन होता है और वहीं पे फल बनते हैं। फल बस उसके बीच में क्या होता है, जैसे सेब के बीच में बीज देखते हैं, वो जनन के कारण क्या होता है, बीच में सेब के बीच में बीज होता है और चारों तरफ सेब रहता है जैसे हम खा लेते हैं। तो वो जो जिसे खाने वाला पार्ट है वो बीज को सुरक्षा करने के लिए एक सुरक्षा कवच पैदा किया गया है, बस कि बीज को कोई चोट न पहुंचे। सेब को आपको फल देने का मतलब कि सेब के पेड़ को आपको खिलाने का कोई मकसद नहीं होता है। उसका मकसद ये होता है कि हम उस बीज को क्या कर सकें, सुरक्षा प्रदान कर सकें। जैसे आम है, तो आम जो फलता है जिसको आप खाते हैं वो पेड़ क्या आपको देने के लिए वो बनाया है? नहीं, उसका ये मकसद नहीं है। उसका ये मकसद है कि बीच में जो बीज है यानी उसका जो बीज है उसको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए, उसको सुरक्षा हो और वो नया बीज स्वस्थ रहे और नया पौधा जिससे बन करके तैयार हो, वो इस फेरा में लगा रहता है। जब बीज पक जाता है तो वो जो चारों तरफ के आवरण है जिसको हम खाते हैं वो भी पक जाता है, टूट करके गिर जाता है। अब बीज अपना मिट्टी में वो सड़ करके, अगर नहीं कोई खाया तो सड़ करके हट जाएगा और बीज चला जाएगा मिट्टी में, वहाँ से नए पौधे निकलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम जो है आपके लिए वो बना रहा है, वो ऐसा है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों ने खोजा, उसको अच्छा लगा, पचा, तो आप लोग उसको खा लेते हैं। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो बीज को क्या कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सके। तो फूल जो पहले फूल होता है, आम में क्या होता है, किसी में भी फल होगा तो पहले फूल होगा, फूल में जनन होगा, जनन होने के बाद वो फल बनेंगे, फल के भीतर बीज होगा, फल के भीतर बीज होगा। तो फल क्या करता है, उसको एक आवरण तैयार करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर जिसको कहते हैं, सुरक्षात्मक आवरण तैयार करता है। तो देखिए फूल जो होता है जनन अंग होता है, पुष्प जो होता है किसी भी पौधे का, तो जनन अंग कैसे है, उसमें क्या क्या होता है। तो एक होता है पुंकेसर। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे कि पुंकेसर कहाँ पे है, हम फिगर पे जाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिखाई देते हैं पुंकेसर नर जनन भाग को जो परागन बनाता है, नर जनन भाग जो परागकण बनाता है। यही परागकण क्या होता है, जैसे इंसान में नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है, उसी तरह से इस बात को समझिए कि पुष्प के पुंकेसर में जो नर भाग होता है वो परागकण होता है। ये शुक्राणु की तरह ये परागकण होता है। यही जो है वो इसके मादा वाले भाग स्त्री केसर में जाएगा, तब जाके जनन होगा। तो ये पुंकेसर जो होता है वो नर जनन भाग होता है और जिसमें क्या होता है, परागकण बनता है। वही परागकण जिस तरह शुक्राणु है उसी तरह से ये है परागकण बनता है। यहाँ पर देखिए ये फूल है, ये पत्ती है, हमने कलरफुल नहीं बनाया है, ये आपके पास पत्ती है, ये क्या हो गया, पत्ती हो गया। तो ये भी आपका पत्ती है, ये दोनों पत्ती है। ये है स्त्री केसर, ये जो एकदम देख रहे हैं पाइप की तरह आगे बढ़ा हुआ, ये है स्त्री केसर। और ये जो है आप एक तरह डंटा से निकला हुआ दिख रहे हैं और ऐसे यहाँ पर ऐसे डंटा निकला हुआ है, यही है पुंकेसर, यही है पुरुष वाला भाग। ये जिसमें से ये डंटा जो नीचे की तरफ आके चिपका है उसको कहते हैं तंतु, और ये जो ऊपर में है जहाँ पे परागकण, यहीं पे परागकण चिपका रहता है, इसी पर क्या रहता है, इस तरह से परागकण, ये भी है इस पुंकेसर का ही भाग है। तो ये भी परागकण है, ये भी पुंकेसर ही है। 3 4 5 होते हैं, 4 ठो होते हैं, 5 ठो होते हैं, इसके हिसाब से होता है। तो ये भी क्या है आपके पास, पुंकेसर ही है। तो इसके ऊपर में इस तरह से परागकण रहते हैं। तो यही है आपका, यही परागकण यहाँ से उड़ करके और इसके अंदर में चला जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे ऐसे अंदर जाएगा और इससे मिल गया, बीजांड से जाके मिल गया, तो क्या हो गया, जनन हो गया और फल बनेंगे। तो यही है पुंकेसर में ये नर वाला भाग होता है और जो क्या बनाता है, परागकण बनाता है। और परागकण नर वाले भाग में पुंकेसर में क्या क्या होते हैं, तो तंतु होता है और परागकोश होता है। जहाँ पर परागकोश, ये है परागकोश, उसमें परागकण बनता है। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग। पहला तंतु जो नीचे लटका रहता है और ऊपर परागकोश जहाँ पे परागकण रहता है, जिसमें परागकण रहता है उसको परागकोश कहते हैं। यही भावड़ा उबड़ा आता है यहाँ पर, उसके शरीर में लग जाता है, वो उड़ करके जाता है, किसी दूसरे फूल पे बैठता है तो उसके ये वाला जो स्त्री केसर है उसमें वो परागकण चला जाता है। बहुत तरीके से, हवा से भी उड़ के चला जाता है, पानी से भी उड़ के चला जाता है। तो ये जो परागकण है बहुत अलग अलग तरीके से, भंवरा के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, इससे भी होता है, पानी से, हवा से। बस कैसो ही क्या हो जाए कि ये परागकण उड़ करके ये पराग नली में चला जाए, ये स्त्री केसर में चला जाए, और स्त्री केसर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा।
तो यही है पुंकेसर, नर वाला भाग परागकण बनाता है। अगला है स्त्री केसर, मादा जनन भाग इसको कहते हैं। इसमें अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये जो आप देख रहे हैं गोल वाला, ये पूरे जिसमें बीजांड रखा हुआ है, ये बीज वाला जो अंड है, अंडाणु जिसको कहते हैं, समझिए ना, स्त्री में जैसे हम लोगों में अंडाणु होता है उसी तरह से यहाँ बीजांड होता है। जो जिसमें ये बीजांड रखा हुआ है उसको अंडाशय कहते हैं। ये गोल वाला भाग को, इसको क्या कहते हैं, पूरे गोल वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। तो ये अंडाशय हुआ आपका, यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा ये जो ट्यूब यहाँ तक गया हुआ है, जो पाइप गया हुआ है, इसको वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर में जो भाग है, वर्तिका के सबसे ऊपर वाला ये वाला जो भाग है, ये होता है थोड़ा सा अलग शेप में दिखता है, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, फिर से देखिए यहाँ, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के स्त्री वाला ये पूरे भाग है। नीचे अंडाशय है, उसके बाद वर्तिका है, इसके बाद वर्तिकाग्र है। ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर बनाते हैं। ये मादा जनन भाग है। और ये वाला पुंकेसर वाला क्या है, नर जनन भाग है। यहाँ से परागकण उड़ता है और इस पराग नली में, पराग स्त्री केसर में चला जाएगा तो जनन हो जाएगा और वहीं से फल बनेंगे, बीज बनेंगे, नया पौधा बनकर बीज बनेगा तो वहीं से नया पौधा मिलेगा आपको। ये लैंगिक जनन के अंदर में होता है। लैंगिक जनन होगा तभी बीज बनेगा। अलैंगिक जनन में क्या बीज बनेगा, बीज नहीं बनता। जैसे आपने देखा गुलाब का एग्जाम्पल, वहाँ पे कोई बीज बनता है, हम तो सीधे डंटा काट के लगा देते हैं उसमें, तो वहाँ बीज बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बीज बनता है लैंगिक जनन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, परागकण स्त्री केसर में जाकर के जनन किया और बीज बनाया, वही नया पौधा बनता है। तो ये स्त्री केसर के बारे में आप समझ गए। अगला है परागन। परागकण क्या है, पॉलिनेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, पॉलिनेशन। तो जब परागकण जो है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। यानी इस परागकण का ये जो पीला पीला होगा, आप अगर आप छुइएगा तो हाथ में लगेगा, पीला पीला होता है। ये परागकण जब उड़ करके यहाँ तक वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसी को परागन कहते हैं, यानी पॉलिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ये प्रक्रिया परागन होता है। तो ये दो तरीके से परागन होता है, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। स्वपरागन का मतलब क्या होता है कि एक ही पेड़ पर, एक ही पेड़ के फूल जो हैं उसके परागन उसी पेड़ के दूसरे फूल के स्त्री केसर पर क्या हो गया, जाके चला गया, तो उसी को कहते हैं स्वपरागन। यानी ये फूल है, एक पेड़ में है और एक उसी पेड़ में दूसरा फूल है, तो क्या किया, मधुमक्खी आया, यहाँ पे बैठा, उसमें क्या लग गया, परागन लग गया उसके शरीर में। अब उसको तो पता नहीं है, वो तो अपना रस चूसने आता है, तो ये परागन उसके शरीर में लग गया। अब वही परागन शरीर में लगाए लगाए दूसरे फूल के ऊपर में जाकर के बैठता है, तो दूसरे फूल के ऊपर में जाकर के उसी पेड़ के फूल पे जाके बैठता है। तो यहाँ पर स्त्री केसर ऐसे ही है, सामना सामनी, उसमें क्या हो जाता है, परागकण गिर जाता है, इसमें परागकण चला जाता है। तो स्त्री केसर में जैसे गया, हो गया जनन। तो एक ही पेड़ होगा, एक ही पेड़ के दो अलग अलग फूल होंगे, एक दूसरा फूल यहीं पर होगा, तो यहाँ से परागकण उठाया, उसी में जाकर के उसी के स्त्री केसर में डाल दिया, तो वो स्वपरागन हुआ, मतलब खुद का परागन अपने पेड़ से ही हो गया। और अगर यहाँ से एक पेड़ के फूल से क्या किया, परागकण उठाया, दूसरे पेड़ के फूल पर जाकर के बैठा, तो दूसरे फूल के पेड़ पर जाकर के परागन हुआ, तो उसको परपरागन कहते हैं। अब ये मतलब यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि सर एक अमरूद का फूल होगा और एक आम का फूल होगा तो क्या परागन हो जाएगा, क्या जनन होगा, नहीं, सेम ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे आम का बगीचा है, तो एक आम के पेड़ से परागन को उठाया, परागकण को, और दूसरे आम के पेड़ पर जाकर के बैठा और वहां पर जनन करवाया, तो वो परपरागन के अंदर में आएगा। ये नहीं कि अमरूद का पेड़ का परागन उठा के आम के पेड़ में डाल देगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। जाति एक ही होनी चाहिए, पेड़ बस अलग अलग होगा। एक ही पेड़ पे होगा तो स्वपरागन, दो अलग अलग पेड़ पे होंगे तो परपरागन होगा। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को कि परागन क्या होता है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। अब परागन दो तरह के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। तो स्वपरागन और परपरागन का मतलब आप समझ चुके हैं। तो जब परागन हो गया, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, जब यहाँ तक पहुंच गया तो अब क्या होगा, अब जब यहाँ पहुंच गया तो सीधे नीचे 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 जाएगा, बीजांड से मिलेगा, यानी निषेचन होगा। तो अगला टॉपिक है निषेचन। निषेचन में क्या होता है, परागकण से नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से मिल करके युग्मज बनाते हैं, जाइगोट बनाता है। अब क्या करेगा, ये परागकण जाएगा यहाँ पर, ये बीजांड में जाकर के इसके साथ मिल जाएगा, मिल करके युग्मज बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, जो बाद में बीज बनता है, यही बीज बनता है। इसके चारों तरफ फल तैयार हो जाते हैं, यही अंडाशय क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये पत्ती तो
पेड़ के ये पत्ता उत्ता जो फूल का पत्ता है वो मुरझा करके गिर जाएगा, लेकिन बस ये जो अंडाशय है वो क्या हो जाएगा, अंडाशय बड़ा हो जाएगा। अब बीजांड में जो बीजांड में जो परागकण मिला है ये बीज बन जाएगा। ये जो इस तरह से डैश डैश वाला देख रहे हैं ये बीज बन जाएगा। और ये जो अंडाशय वाला थैली है वो बड़ा हो जाएगा, वो फल बन जाएगा। मान लीजिए आम का है तो आम का फल बड़ा हो जाएगा और बीच में बीज रहेगा, चारों तरफ से वो लेयर रहेगा, सुरक्षा के कारण दिया जाता है, उसकी सुरक्षा मिले उस बीज को, बाद में पक जाता है तो हम लोग खा लेते हैं। तो ये आपका फूल का कारण हुआ है। ये आपके पुष्प के जितने हैं, ये देखिए पुष्प का कितना भाग है। तो पुष्प के सबसे नीचे आप देखते हुए गुलाब का पुष्प के नीचे कोई भी पुष्प होगा तो नीचे में एक पत्ती रहता है जो पहले कली को ढक करके रखता है, कली को ढकता है, वो बाद में बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं बाह्य दल। ये जो पत्ती है इसको कहते हैं हम लोग बाह्य दल। ये पुष्प का फोटो है पूरे के पूरे, तो ये बाह्य दल हुआ। ये क्या हुआ, पंखुड़ी। ये जो होता है उसको पंखुड़ी कहते हैं। अब बाद बाकी पुंकेसर, स्त्री केसर और बीजांड तो समझा ही दिए। तो बीजांड में स्त्री केसर, पुंकेसर, पंखुड़ी, बीजांड ये सब जो है फूल के बारे में है। तो अगर फूल का चित्र भी बना दीजिएगा तो आपको वहाँ पर अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो आप इसको याद रखिए, जो भी पूछे इससे आप बता सकते हैं। अगला है फूल के 2 प्रकार होते हैं। फूल के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। अगर नर भाग और मादा भाग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही फूल में हो जाए तो उसको उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर अलग अलग हो, एक पुष्प में क्या हो, स्त्री वाला हो, एक पुष्प में नर वाला हो, तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी एक एक लिंग हो, यानी स्त्री और पुरुष वाला लिंग दोनों का दोनों एक में ना होगा तो उसको कहेंगे एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प यहाँ देखिए लिखा है कि स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग उभयलिंगी, यानी दोनों हो। उसका उदाहरण है, उदाहरण याद रखिएगा आपको कि सरसों है, गुड़हल है, ये सब जो है सरसों का फूल जो होता है उसमें दोनों के दोनों एक ही जगह पर होते हैं, तो वो जो हो जाता है आपको उभयलिंगी पुष्पी कहलाता है। दोनों नर भाग और मादा भाग, स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फूल में होगा। अगर एक फूल में नर वाला भाग होगा, दूसरे फूल में मादा वाला भाग होगा, यानी यहाँ से परागण उठाएगा दूसरे फूल पे जाकर के रखेगा, तो वो जो होगा तो उसको एक लिंगी पुष्प कहेंगे। यानी स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक, मात्र एक ही जननांग उपस्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं, एक लिंगी। उसका उदाहरण याद रखिए, पपीता और तरबूज। इसके जो फूल होते हैं ना, पपीता या तरबूज और सारे हैं, 2 ही दिया गया है यहाँ पर कि उसमें क्या होगा, एक फूल में सिर्फ और सिर्फ मादा वाला होगा, स्त्री केसर होगा, तो दूसरे में पुंकेसर होगा। इस तरह से जनन होता होगा। तो इसको कहते हैं 2 तरह के आपके पास फूल होते हैं, इसको भी याद रखिए। तो ये तो हो गया पौधे में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। अगला टॉपिक है कि मानव में जनन प्रक्रिया कैसे होती है। मानव के जनन प्रक्रिया यहाँ पर समझिए। मानव में भी आप तो बहुत सारा रिसर्च किए होंगे इस पर, तो आप लोग इसमें बहुत सारा रिसर्च किए हैं, आप इसको समझने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। समझिए मानव में जनन प्रक्रिया। मानव में जनन क्षमता यौवनारंभ के समय शुरू हो जाता है। मानव में जनन क्षमता जो है कब होता है, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बाद जो है जनन क्षमता उत्पन्न हो जाता है, बचपन से ही नहीं होता है। तो मानव में जनन क्षमता यौवनारंभ के समय शुरू हो जाता है। अब देखिए नर जनन तंत्र, नर अगर होगा तो उसमें नर जनन तंत्र होंगे, वो जब बड़ा होगा तो उसमें नर जनन तंत्र होगा। इसमें क्या होगा, वृषण होगा। वृषण के बारे में आप समझते हैं, अंडकोश जहाँ पे है वो उसके नीचे जो लटका हुआ 2 गोल गोल देखते हैं आप, उसी को वृषण कहते हैं। तो वृषण शामिल है, जो जिसमें शुक्राणु होता है, उसी में उस गोल गोल वाले में शुक्राणु रहता है और टेस्टेरोन हार्मोन भी बनता है उसी में। टेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, शुक्राणु के बनने की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना शुक्राणु बनेगा नहीं बनेगा। इस बात को कंट्रोल कौन करता है, तो टेस्टेरोन हार्मोन करता है। और टेस्टेरोन हार्मोन ही हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इस बात को आप पढ़े होंगे कि टेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही चेहरे पर दाढ़ी आ जाना, अलग अलग तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। नर में टेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ नर में होता है, मादा में नहीं कर दीजिएगा। टेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ नर में होता है, जो शुक्राणु कितना बनेगा इस बात को कंट्रोल करता है। और जो होता कहाँ पे है, वृषण में होता है। वृषण में क्या होता है, शुक्राणु और टेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं। तो टेस्टेरोन कितना बनेगा शुक्राणु इस बात को कंट्रोल करता है और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये तो नर जनन तंत्र हो गया। अगला है मादा जनन तंत्र। इसमें क्या होता है, अंडाशय होता है। मादा जनन तंत्र का आप फोटो भी देखे होंगे कि यहाँ पर 2 अंडाशय होता है और यहाँ से 2 ट्यूब निकले होते हैं। इस तरह से 2 ट्यूब इस तरह से निकलते हैं और यही बाद में जाकर के ऐसे नीचे की तरफ जो है आपको ये गर्भाशय हो गया, ये गर्भाशय हो गया, ये आपके गर्भाशय आगे की तरफ ये देखे होंगे। तो ये है अंडाशय, यहाँ पे अंडाणु बनता है और यहाँ से इस ट्यूब में आता है। इस ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब में आता है और यहीं शुक्राणु जाकर के निषेचन करता है इस अंडाणु के साथ। अंडाणु बाहर आया,
इसके साथ निषेचन करके यहाँ पर निषेचन हो गया और फिर जा करके यहाँ ये निषेचित अंडाणु यहाँ बैठ जाता है गर्भाशय में और यही बाद में अपना विकसित होते रहता है और बच्चा जन्म लेता है, बड़ा हो जाता है। तो यही है, इसमें नर मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है, ये अंडाशय होता है, अंडाशय शामिल होता है जो अंडे बनाता है, अंडे बनाता है। अगला है निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, अभी आपको बताया ये है फैलोपियन ट्यूब, निषेचन यही होता है। अंडा शुक्राणु यहाँ अंडाशय में नहीं घुस जाता है, गया है बाहर निकलो, यह नहीं, यहाँ से अंडाणु क्या होता है, एक अंडाणु बाहर आया, कभी कभी दो आ जाता है तो जुड़वा बच्चा होता है, आप सुने होंगे। एक अंडाणु बाहर आया और वो जा करके शुक्राणु क्या किया, उस फैलोपियन ट्यूब में क्या किया, निषेचन किया, मिल गया और वही आकर के फिर यहाँ पे बैठ गया। तो वही कह रहा है कि जो अंडाशय में अंडे बनता है और निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है और भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है, और वही जो भ्रूण निषेचित हो गया वो भ्रूण आकर के यहाँ गर्भाशय में बैठ जाता है और वहीं पर क्या हो जाता है, भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है और बच्चे बन करके तैयार होता है। ये हो गया नर जनन तंत्र के बारे में समझ लिए और मादा जनन तंत्र के बारे में समझ लिए। अगला है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव मासिक चक्र इसको कहते हैं, हिंदी में मासिक चक्र भी कहते हैं ऋतुस्राव। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है, ये अंडा आया फैलोपियन ट्यूब में आया, इंतजार किया, अगर शुक्राणु नहीं आया तो ये क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, ये गर्भाशय की दीवार पर रहता है, कुछ दिन के बाद ये क्या कर जाता है, गर्भाशय की दीवार के रूप में ये टूट करके यहाँ से ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। यहाँ आया, इंतजार किया, नहीं हुआ तो यहाँ पर आकर के वो गर्भाशय से टूट करके वो ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। तो यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार रक्त के रूप में बाहर आती है। तो गर्भाशय की दीवार पे एक लेयर बना रहता है, अंडा निषेचित होगा तो हम यहाँ गर्भाशय में स्थिर होगा तो हम जाकर उसको विकसित करेंगे। लेकिन अंडा गर्भाशय अपना दीवार उवार बनाया, सब कुछ तैयार किया, अंडा भी बाहर निकला, लेकिन क्या हुआ, अंडा निषेचित ही नहीं हुआ। तो निषेचित नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है, सारा का सारा सिस्टम तोड़ना पड़ता है। गर्भाशय जो अपना दीवार बना करके तैयार किया है, प्रोटेक्टिव लेयर सब बना करके तैयार किया है, सबको क्या करना पड़ता है, बर्बाद करना पड़ता है। फिर से नया सिस्टम शुरू होता है। 28 दिन में आप सुने हैं कि मासिक चक्र शुरू हो जाता है। तो ये अंडाशय और ये गर्भाशय की जो दीवार तैयार किया गया है कि अंडा आएगा, इसमें बैठेगा अपना निषेचित होकर के, वो दीवार क्या हो जाता है, सर करके बाद में ब्लड के रूप में बाहर आता है। यही आपका ऋतुस्राव, मासिक चक्र जिसको कहते हैं। अगला है जनन, स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन। अब जनन है, आप इस तरह से इतने सारे जनन पढ़े हैं, मानव में जनन, तो जनन से लेकर के बहुत सारी बीमारियां भी होती है। तो जनन को लेकर के हम लोगों को बहुत ही सक्रिय रहना है, बहुत ही सावधान रहना है। तो उसमें क्या होते हैं, जनन के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो बहुत सारे बीमारियों को आप न्योता देंगे, बहुत सारी बीमारियां आपको घेरेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यौन रोग भी दिया गया है, हमने लास्ट में यौन रोग के बारे में भी लिखा है। तो पहले आप समझिए कि जनन स्वास्थ्य क्या है और गर्भ निरोधन क्या है। तो जनसंख्या नियंत्रण और यौन रोगों से बचने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। जनसंख्या नियंत्रण, अगर आप नियंत्रण नहीं करिएगा तो बहुत सारे बच्चे जन्म हो जाएंगे, तो आपको समस्या होगा, या देश के लिए भी समस्या होगा। जनसंख्या अभी देश के लिए एक समस्या का कारण बना हुआ है। तो आपको जनसंख्या नियंत्रित रखना है और यौन रोगों से बचना है। यौन रोग, बहुत सारे यौन रोग जैसे एड्स वेड्स का नाम सुने हैं आप, ये यौन से होने वाली समस्याएं हैं, यौन संचरण के कारण होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले जनसंख्या नियंत्रण पढ़ते हैं, तो इसको गर्भ निरोधन भी कहते हैं, कि मतलब कि निषेचन ना होने देना है अंडा का, उसको गर्भ निरोधन कहते हैं। तो निषेचित अंडाणु जो यहाँ पर आता है, इसको बस निषेचित नहीं होने देना है। शुक्राणु जाएगा लेकिन वो अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, तो निषेचन नहीं होगा, बच्चे बन के तैयार नहीं होंगे। तो उसी को कहते हैं गर्भरोधन, गर्भ को रोकना, गर्भ को रोकना। पहला है यांत्रिक अवरोध, यानी कोई तरीका ऐसा लगा दीजिए जिससे कि यांत्रिक अवरोध उत्पन्न हो जाए। यांत्रिक अवरोध में कौन आता है, कॉन्डम आता है, सर्वाइकल कैप आता है। तो कॉन्डम वॉन्डम सब क्या होता है, यांत्रिक अवरोध के अंदर में आता है, वो शुक्राणु को जाने ही नहीं देगा अंडाणु तक। अगला है दूसरा रासायनिक तकनीक, दवाई के द्वारा। अगर हो गया तो दवाई भी, अगर निषेचित हो गया तो दवाई खा करके आप क्या कर सकते हैं, उस भ्रूण को मार सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में दवाई उपलब्ध होते हैं। इसके बाद दूसरा है आयुसीडी। आयुसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइस, इसको कहते हैं, जिसका उदाहरण है, आयुसीडी का उदाहरण है कॉपर टी। कॉपर टी का मतलब क्या है, एक टी शेप का, आपको जो है यह एक टी शेप का क्या होता है, एक कॉपर का धातु होता है। इस तरह से टी शेप का एक कॉपर का धातु रहता है, ये कॉपर का होता है। ये टी जो होता है टी शेप का एक कॉपर का धातु होता है, और इसको ही ले जाकर के गर्भ में फिट कर दिया जाता है। वो यहाँ जो आप देखे थे इस तरह से गर्भाशय जो है, यहाँ पर ले जाकर के इसको क्या कर देते हैं, ये टी वाले को फिक्स कर दिया जाता है। ये टी वाला ऐसे गर्भाशय में जाकर के फिक्स हो जाता है, में जाकर के फिक्स हो जाता है, और यहाँ से ये शुक्राणु जाएगा, ये टी वाला क्या कर देगा, उसको रोक देगा, जाने ही नहीं देगा। तो ये गर्भाशय में जाकर के ये टी वाला क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कॉपर टी। ये कॉपर मेटल का होता है,
क्या होता है, तांबे का होता है, कॉपर का होता है। तो यही IUCD के अंदर में आता है। पूछेगा कि IUCD के उदाहरण में कौन है, तो कॉपर टी है, कॉपर टी। कॉपर टी का मतलब ये समझिए कि टी आकार का होता है वो, और कॉपर का होता है, उसको लूप भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका तीसरा तरीका। एक चौथा तरीका है शल्य चिकित्सा। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन ही करा दीजिए, क्या कर दीजिए, वो फैलोपियन ट्यूब को काट करके वो नसबंदी कर देता है। तो शल्य क्रिया तकनीक है, उसमें क्या कर देगा, नसबंदी कर देगा। ट्यूबेक्टोमी ये भी एक दूसरा तरीका है। तो ये सब करके आपको शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के द्वारा भी आपको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये हो गया कि गर्भरोधन के प्रकार हैं, किस तरह से गर्भरोधन हम लोग करेंगे। इसके बाद अगला है कि लैंगिक संचरण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अगर आपने लैंगिक संचरण किया, मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, अलग अलग लोगों के साथ यौन शोषण का, इस तरह के यौन संबंध बनाए, तो अलग अलग तरीके से इस तरह से किया आपने, तो आपको क्या पता है कि किसको एड्स है किसको नहीं है, वो आप में भी आ सकता है। तो इसके कारण बहुत सारे जो है यौन रोग फैल जाते हैं। तो बहुत सारे यौन रोग में 2 प्रकार के यौन रोग हम पढ़ेंगे यहाँ, जीवाणु जनित यानी जीवाणु से होने वाले, और जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले, अब विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाले। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग हैं और कुछ वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस बहुत ही छोटा होता है, बैक्टीरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, वायरस बहुत ही छोटा होता है, दिखता भी नहीं है। तो वायरस के बारे में पढ़े होंगे, विषाणु की बाहर में रहेगा तो जैसे लगेगा मरा हुआ है, मतलब कि एकदम डेड है, और जैसे ही शरीर में घुसेगा तो वो जीवित हो जाता है। तो विषाणु के बारे में समझें, ज़्यादा खतरनाक होता है ये वायरस वाला ज़्यादा खतरनाक होता है। जीवाणु वाला थोड़ा ठीक भी होता है, इसमें आप ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन विषाणु वाला अगर वायरस वाला हो गया तो ठीक होने का संभावना कम रहता है। तो जीवाणु जनित बीमारी है गोनोरिया जो है जीवाणु जनित बैक्टीरिया से होने वाले हैं। सिफिलिस, इसको याद रखिएगा, पक्का आएगा, ये सब बीमारी के बारे में पूछता है। वो सरकार, मतलब कि बिहार बोर्ड या कोई भी सरकार आपसे चाहती है, आपसे इस बात की जानकारी चाहती है कि आप इस बारे में अवेयर हैं कि नहीं। ये शर्म का विषय नहीं है, ये समझ का विषय है। आप इस चीज़ में क्या हैं, समझदार हैं कि नहीं, इस चीज़ को जानते हैं कि नहीं, इसलिए आपके चैप्टर में दिया गया है। तो ये शर्म का बात नहीं है, जानकारी की चीज़ें हैं, जानकार रहिए। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि अगर आप यौन संबंध गलत तरीके से बनाते कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। तो जीवाणु जनित बीमारियाँ के बारे में बताइए, तो गोनोरिया और सिफिलिस। अगला है विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाले, तो मस्सा, HIV एड्स के बारे में सुने हैं आप, इम्यूनोडिफिशियंसी, HIV एड्स के बारे में आप सुने हैं। ये भी एक बीमारी है जो वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसका इलाज नहीं होता है, जल्दी संभव नहीं है। तो इसमें ये खतरनाक बीमारी के अंदर में आता है जो वायरस से फैलता है। तो विषाणु जनित बीमारी के बारे में देखें। तो इस तरह से आप जो है जीव जनन कैसे करते हैं, तो जनन के प्रकार उपकार सब समझते हुए, पेड़ पौधे के बारे में पुष्प समझते हुए, मानव जनन प्रक्रिया के समझते हुए, आपने यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को समझते हुए, बीमारी को समझते हुए इस चैप्टर को आपने खत्म कर लिया। तो इसमें शॉर्ट्स में सारा बात लिखा हुआ है जो आपके नोट्स में है, मात्र इतना में ही लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपके एग्जाम में इस तरह का शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप क्या करेंगे, आगे चल करके जब आपका एग्जाम 5 दिन होगा और सारा सिलेबस आपके पास होगा, तो आपका माथा काम नहीं करेगा कि हम क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें। सब देखिएगा एकदम मोटा मोटा रखा है, 2 पेज पढ़ते हैं थक जाते हैं, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो आपके पास अगर इस तरह के नोट्स होंगे तो आपका हौसला भी बुलंद रहेगा कि अरे हमारे पास तो 2 घंटा में पढ़ने वाला नोट्स है, साइंस को हम 2 घंटा में पढ़ लेंगे। तो जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, तो उतना दिमाग में रहेगा और उतना जाके एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा। अब मोटा नोट्स है, उसको पढ़वे नहीं करिएगा एको बार, तो कहाँ से परफॉर्म होगा। तो मतलब आपको ऐसा ही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, तभी जाकर के इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बस रिवीजन होना चाहिए, याद रहना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। लेकिन अगर आप मोटा नोट्स देख करके क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब जब 1 बार 2 बार 4 बार नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से याद रहेगा। तो इसी के कारण आपका एग्जाम क्या जाता है, गड़बड़ जाता है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके पास ये आते ही रहेंगे, लगातार आते रहेंगे इस तरह के नोट्स। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि हर चैप्टर को हमने एक एक स्लाइड में और एक एक वीडियोज़ में क्या किया है, ख़त्म किया है। तो जो है आप लगे रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, आपका एग्ज़ाम एकदम निसंदेह क्या होगा, अच्छा जाएगा। तो चलिए, आप सब लोगों को यहाँ तक इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर को इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस लेक्चर का, इस चैनल को।